स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। और आज फिर मैं हाजिर हूँ 2018 केवीएस इतिहास के प्रीवियस प्रश्न के साथ, जो पिछले वीडियो में 25 तक हमने किया था और आज स्टार्ट करते हैं 26 से। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर हमारे सामने ही है और इसमें ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रुक्माबाई को उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध दबाव पूर्वक बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया। यहाँ पर चार ऑप्शन है: बहराम जी मलवरी, बाल गंगाधर तिलक, एन.सी. केलकर, वी.डी. सावरकर। तो ये चारों ऑप्शन ही जो नाम है ये आपके महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं। अब ये जो मुद्दा है जिसको हमने अभी पढ़ा, तो आप देख सकते हैं कि उस काल में, उस पीरियड में ऐसे सवाल जो है कोर्ट तक जा पहुँचे, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। लेकिन इसको किसी की सहायता से उठाया गया था। तो ये चार व्यक्तियों में कौन थे? तो 26 का आपका आंसर होगा बहराम जी मालाबारी, जिन्होंने रुक्माबाई एक स्त्री थी जो अपने पति से त्रस्त थी। इसके इतिहास को आप जरूर पढ़िएगा तो पाइएगा कि मतलब एक जो रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ में, वो बिल्कुल भी माना नहीं जाता। आज भी बहुत हद तक समाज में ये बात मान्य नहीं है, लेकिन ये कोर्ट तक गया था कि उसके शारीरिक संबंध जो है दबाव पूर्वक बनाया गया। ठीक है, तो ये थे बहराम जी मालाबारी। 27 क्वेश्चन नंबर है कि मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है। किस प्रकार प्राप्त होता है? मिताक्षरा क्या है? हिंदू जो है सामाजिक कानून की पुस्तक है, जैसे मनुस्मृति, मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य इन्होंने लिखी है, तो नारद ने भी लिखी है। तो इसमें मिताक्षरा जो क्या देता है पैतृक संपत्ति में पुत्र को अधिकार, ये पूछ रहा आपसे। तो 27 का आपका आंसर क्या होगा कि मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को संपत्ति में अधिकार जन्म से मिलता है, या पिता के संन्यास ग्रहण करने के बाद मिलता है, पिता की मृत्यु के बाद मिलता है, या माता और पिता दोनों की मृत्यु के बाद मिलता है? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नीचे के तीन ऑप्शन गलत हैं। पुत्र के जन्म के साथ ही उसे पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल जाता है अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा। आपका 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, ये आपका जो है क्या है? कथन और कारण है। कथन क्या है? तुर्कानी चिहलगानी इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की गुलाम अधिकारियों का एक समूह था। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। आपका कारण क्या है? शमसी गुलामों का एक ही मास्टर था और एक ही समूह। प्रत्येक ने यह घोषणा की कि मैं ही हूँ और मेरे अलावा और कोई नहीं है, और एक दूसरे को संबोधित किया कि तुम क्या हो जो मैं नहीं हूँ, और तुम क्या रहे हो जो मैं नहीं रहा हूँ। तो ये वक्तव्य भी सही है, पर यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना है कि कथन को क्या कारण जो है सपोर्ट कर रहा है। तो 28 का आपका आंसर है कि हाँ बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये तुर्कानी चहलगानी के बारे में है जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। उसके 40 सेवक थे जो कि तुर्की थे, और 40 को वो अपने सपोर्ट में अपनी सत्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक गुट का निर्माण किया था। लेकिन गुट निर्माण कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता है। कुछ समय के लिए वो आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वही गुट आपके लिए नुकसानदायक साबित होता है। ये इतिहास ने बखूबी अपने विवरणों में दिखाया है, जिससे हमें सीख लेने की आवश्यकता है कि गुट का निर्माण ना करें। 20 नंबर क्वेश्चन है 29 का कि राजस्व संबंधी शब्दावलियों को सूची 2 के अर्थ बोधनों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्व मतलब टैक्स से संबंधित शब्दावली का इस्तेमाल जो किया गया उसका अर्थ क्या है उसको मिलान करना है। तो यहाँ पर आपका राजस्व संबंधी वर्ड है पट्टा, कबूलियत, तखसीस, तहसील। ये सवाल जो है 2017 के भी केवीएस में देखा गया है। इसमें एक आध वर्ड्स को निकाल दिया जाए तो बाकी क्वेश्चन जो है सेम टू सेम है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर उसका अर्थ का मिलान करना है। तो पट्टा का मतलब क्या होता है? पट्टा का मतलब आपका होगा
ये हो जाएगा गांव अथवा व्यक्ति के विशेष पर भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र जो है, एक पट्टा दिया जाता था कि ये इतनी जमीन या इतना बड़ा एरिया आपके किसी एक व्यक्ति के लिए है, तो वो पट्टा कहलाता था। ठीक है। और आपका जो है कबूलियत क्या है? कबूलियत आपका है स्वीकार्यता पत्र, जिसको मान लिया गया हो, ऐसा कोई भी चीज जो निर्णय लिया गया, मान लिया गया, उसको कबूलियत कहा गया। तख्शीस क्या है? तख्शीस जो है आपका हो गया राजस्व आकलन, यानी कि टैक्स कितना हुआ उसका जो आकलन किया जाता था वो तख्शीस था। तहसील क्या है? तहसील है असल संग्रह, कितना हुआ है ये जो पता चले तो उसको तहसील कहते थे। 29 का आपका ऑप्शन है यहाँ पर बी। कौन सा है? बी। ओके। अब यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन है सूर्यास्त कानून से संबंधित। सूर्यास्त कानून का क्या अभिप्राय था? सूर्यास्त कानून हम लोग जानते हैं कि ये अस्थाई बंदोबस्त को कहा गया है, जिसके अकॉर्डिंग के है एक समय निश्चित किया जाता था कि इस समय में आपको टैक्स देना है, और उस अंतिम समय का जो समय निर्धारित था वो सूर्यास्त होने तक का था। तब तक अगर आपने टैक्स नहीं जमा किया तब आपका जो क्या संपत्ति जब्त कर लिया जाता था। इसी को सूर्यास्त कानून कहते थे। तो हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। अस्थाई बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती थी। यही है सूर्यास्त कानून। 31 क्वेश्चन है कि डॉक्टर लिविंगस्टन जो अफ्रीका में दवा व पश्चिमी धर्म ले गए थे, क्या ले गए थे? दवा व पश्चिमी धर्म ले गए थे, ने किस कारण से सरकार से हस्तक्षेप के लिए आग्रह किया था? क्या कारण था कि उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप करने को कहा था? कहाँ ले गए थे वो? अफ्रीका ले गए थे। तो 31 का आपका आंसर यहाँ पर होगा किस चीज के लिए? मिशनरियों की गतिविधियों में मदद करने के लिए आग्रह किया था। क्या किया था? मिशनरी जो थे, जो धर्म को फैला रहे थे अफ्रीका में, उनको सपोर्ट देने, उनकी सुरक्षा देने के लिए इस बात के लिए सरकार से आग्रह की थी। 32 क्वेश्चन है 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन मकबनी भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आधमका और सिंधु तक पहुंच गया। वो कौन था? वो कौन था? तो ये आपका 32 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा कि वो ख्वारिजम के शाह का पुत्र था। क्या था वो? जलालुद्दीन मकबनी ख्वारिजम के शाह का पुत्र था। 33 क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस सोहरावर्दी संत कवि को सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त थी? यानी कि सिकंदर लोदी का उसको सपोर्ट प्राप्त था, जिसने बाबर की प्रशंसा 33 में है कि बाबर की प्रशंसा में स्तुति गान लिखा, और जो हुमायूं के गुजरात अभियान में साथ था। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा आपका? 33 का आपका राइट आंसर होगा शेख जमाली। ये क्यों? सुहरावर्दी या सुहरावादी से ये थे, सूफी थे, और इनको जो है किनका सपोर्ट प्राप्त था? इनको सपोर्ट प्राप्त था सिकंदर लोदी का, और गुजरात अभियान में ये उसके साथ था। थर्टी 34 क्वेश्चन को देखते हैं। 34 क्वेश्चन में मिलान करना है आपको। यहाँ पर आपको दिया गया है व्यक्तियों के नाम और उनके संरक्षणकर्ता को, कौन से शासक उनको संरक्षण देते थे। विल्हन है, पद्म गुप्त है, श्रीहर्ष है, वाकपति है। तो यहाँ पर 34 का आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 34 का आंसर यहाँ पर सी है, जिसमें डिफरेंसेस है कि विल्हन को संरक्षण कौन देता था? विल्हन को देता था चालुक्य नरेश विक्रमादित्य चतुर्थ। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य चतुर्थ। ओके। पद्म गुप्त को संरक्षण देता था परमार नरेश सिंधुराज। और श्रीहर्ष को संरक्षण देते थे गढ़वाल नरेश जयचंद। और ये
वाकपति को कौन संस्कृत था? वाकपति को परमार नरेश सिंधुराज, परमार नरेश सिंधुराज। ओके, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर है सी। 35 क्वेश्चन में है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था? किसने कहा था 35 में? तो 35 का आपका उत्तर है बी, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, कि जो नेताओं को जो सरकार जो क्या की थी आंदोलन के दौरान जो है उनको बंद कर दिए थे, तो उनको कहा गया था शेर जैसी हिंसा, महात्मा गांधी ने। हाँ, 36 क्वेश्चन है 1857 के विप्लव से संबंधित निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आपका जो है घटना जो है वो है लखनऊ में विद्रोह है, बहादुर शाह द्वारा विद्रोह को नाम मात्र का नेतृत्व का आश्वासन, मैनपुरी एटा में सैनिकों का विद्रोह, झांसी की रानी की मृत्यु। तो इसको आपको क्रम में लगाना है। 36 का आपका आंसर है यहाँ पर 36 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि पहले आएगा बी, फिर सी, फिर ए, डी, बी, सी। यानी कि पहले बहादुर शाह ने क्या किया था? आश्वासन दिया था किसको? विद्रोह को नेतृत्व देने का, लेकिन वो नाम मात्र का था। उसके बाद आ जाएगा सी, एटा यानी यूपी मैनपुरी में सैनिकों का विद्रोह हुआ था। ओके, उसके बाद आ जाएगा ए, बी, सी, ए लखनऊ में विद्रोह हुआ, एटा के बाद लखनऊ में विद्रोह हुआ, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद डी, झांसी की रानी की मृत्यु हुई। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 37 का क्वेश्चन है 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली में निम्नलिखित में किसने नेतृत्व किया था? बरेली में किसने नेतृत्व हुआ था? यहाँ पर बखत खां है। बखत खां तो दिल्ली में थे, तात्या टोपे कहाँ थे? अच्छा, और ये खान बहादुर खां, खान बहादुर खां यहाँ आपका राइट आंसर होगा। बरेली में खान बहादुर खां ने नेतृत्व किया था। 38 का है कि यहाँ मूर्तियों की सूची को स्थानों में सुमेलित कीजिए। ठीक है, 38 का क्वेश्चन यहाँ पर है, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन है पीतल की बुद्ध की मूर्ति, कांसे की बुद्ध की मूर्ति, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति, पार्श्वनाथ की मूर्ति। अब ये किस स्थान पर है इसका मिलान करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 38 का हो जाएगा आपका राइट आंसर। पीतल की बुद्ध की मूर्ति अगर देखिएगा तो वो कहाँ मिली है? वो मिली है कांगड़ा में। कहाँ? कांगड़ा में। और कांसे की बुद्ध की मूर्ति मिली है कहाँ? वो मिली है सुल्तानगंज भागलपुर। बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति कहाँ मिली है? ये मानकुंवर में। ओके, पार्श्वनाथ की मूर्ति ये कहाँ है? ये है भोजपुर बिहार। ओके, तो उसके हिसाब से हमारा देखिए मिलान देख लीजिए, पीतल की मूर्ति 3, उसके बाद ये कांसे की बुद्ध की मूर्ति सुल्तानगंज, यानी 3 और 4, तो ये आता है यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। 39 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में पहचान कीजिए जहां से सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। कौन सी नदी से सिकंदर जो है भारत से वापस चला गया, उससे आगे नहीं बढ़ा? तो 39 का आपका राइट आंसर है यहाँ पर वेल नोन झेलम। झेलम से वो आगे बढ़ा ही नहीं था। ओके, 39। अब 40 का आसव पहाड़ी दृश्य निम्नलिखित की कला में चित्रित पर गए हैं। आसव पहाड़ी दृश्य किस कला में चित्रित मिलते हैं? तो यहाँ पर 40 नंबर का है भरहूत में, बोधगया में, मथुरा में, सारनाथ में। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि मथुरा में आसव पहाड़ी दृश्य चित्रित मिलते हैं। 40 का आपका हो जाएगा सी। 41 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 में है निम्नलिखित को देखिए, कथन और कारण है कि बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। बिल्कुल सही। बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। तो ये भी सही है। बहुसंख्यक कौन थे? निम्न जाति के लोग या फिर गरीब तबके के लोग, यही बहुसंख्यक थे। तो इसको जो है दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। तो हमारा उत्तर जाएगा ए के साथ। ओके, 42 क्वेश्चन आपका है
कि निम्न में से किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसे में पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अबुल फजल, फताउल्लाह शिराजी, शेख फैजी, शेख अब्दुल नबी। तो मदरसे के जो पाठ्यक्रम थे, सिलेबस थे, उसको संशोधित किया था। तो 42 का आपका आंसर जाएगा बी के साथ, कौन? फताउल्लाह शिराजी। ठीक है। 43 क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान के काल में फिरदौसिया सूफियों को उत्पीड़न व प्राण दंड झेलना पड़ा? कौन से शासक के, यानी कि ये आपका जो है सल्तनत काल की बात हो रही है कि फिरदौसिया सूफी जो होते थे, फिरदौसिया संप्रदाय के जो सूफी थे, उनको क्या था? उत्पीड़न, कष्ट उठाना पड़ा, दंड झेलना पड़ा। तो ये कौन से शासक हो सकते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है आपके 43 के, बलबन, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन मीन्स खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। जबकि हम जानते हैं कि फिरोज शाह ने इस्लामिक धर्म के लिए बहुत से अच्छे कार्य किए थे अकॉर्डिंग टू इस्लाम, पर फिरदौसिया संप्रदाय के सूफियों को उसके समय में प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। राइट आंसर डी, फिरोज शाह तुगलक के समय में, 43 का। और 44 का देखते हैं। 44 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? किसकी नहीं थी? पक्की ईंटों की बिल्कुल थी, दीवारों में की इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली बिल्कुल थी, और घोड़िया छत ये भी थी। लेकिन मेहराब जो है सिंधु काल में नहीं थी। मेहराब सिंधु काल की विशेषता नहीं रही है, इसलिए इसकी जानकारी सिंधु काल के लोगों को नहीं थी। 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वंशों में से उस वंश की पहचान कीजिए जिसने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया। भू अनुदान के लिए सर्वप्रथम इतिहास में फेमस है, वो है सातवाहन वंश। ओके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल को प्रयोग में लाना प्रारंभ हुआ? तो सल्तनत काल में जो है आपका पान जान लिया गया था, नील भी आ चुकी थी रंगाई के लिए, आम भी थे भारत में ऑलरेडी। तो ये अफीम जो है सल्तनत काल में नई फसल के रूप में प्रयोग में किया जाने लगा था। 47 क्वेश्चन में है, कथन और कारण को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग उत्तर देना है। आपका कथन है कि पश्चिमी भारत की शक सत्ता का पूर्णतः विनाश कर दिया गया और उनका भूभाग गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। पश्चिमी भारत की शक जो है वंश, उसके सत्ता का विनाश कर दिया गया था और उसके भूभाग को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट आपका उसका कारण है, इसने भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के साथ भारत के व्यापार को सुगम बना दिया। क्या ऐसा हुआ होगा? तो आप उत्तर देखेंगे बिल्कुल, क्योंकि समुद्री रास्ता जो था क्या था, पश्चिम भारत में था। ठीक है। तो वहां तक जब उनका जो गुप्तों ने उनका विनाश, शकों का विनाश कर दिया, तो उनका व्यापार क्षेत्र बढ़ गया। तो आपका उत्तर 47 का हो जाएगा ए और आर क्या है? सही है, और ए की समुचित व्याख्या आर कर रहा है। 48 क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा? ओके। तो 48 का जो है बिना कुछ व्याख्या किए हुए इसका उत्तर हो जाएगा 48 का बी। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को या अशोक की लिपि को पढ़ा था। 49 क्वेश्चन आपका है, अलाउद्दीन खलजी ने मूल्य नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? किस चीज के लिए? मूल्य नियंत्रण संबंधी उपाय की देखभाल के लिए। ओके। आपका ऑप्शन है शाहनाए मंडी, बरीदे मुनहिस, शेरे अदल, हाँ शेरे अदल, ये 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में यहाँ पर आपको ऑप्शन चुनना है। ए में है AB, बी में है AC और सी में है BC, और यहाँ पर डी में है APC। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था की देखभाल के लिए शाहनाए मंडी, शेरे अदल, बरीदे मुनहिस तीनों की ही लगा रखा था,
तो अकॉर्डिंग उसके हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो होगा ए बी सी, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 है, बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? कौन से संप्रदाय? महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति या फिर स्थापना कहाँ की गई थी? 4 स्थान है, कौशाम्बी, ओके, पाटलिपुत्र, राजगृह और वैशाली। तो आपको चारों में से एक उत्तर को देखना है कि महासंघिक संप्रदाय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 50 का आपका उत्तर है डी, कहाँ? वैशाली में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं रखते हैं। ये क्वेश्चन टिल आपका 80 तक जाएगा, तो आज अगर 50 हो गया है तो और 30 क्वेश्चन अगले वीडियो में अपलोड कर दी जाएगी। आप हमारे साथ बने रहें और आपको ऐसे ही लाभपूर्ण वीडियो उपलब्ध कराती रहूँगी। और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों में भी कि उनको भी लाभ पहुँचे, और अपने कमेंट से हमें ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।